नाउ वी टेक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट on the basis of wave theory। अब हमें रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पर अगेन हमने उसी तरीके से अब एक जो सरफेस ली, ये अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगी। अब इसको रिफ्लेक्टिंग नहीं बोलेंगे, दैट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी ऑब्लिकली इंसिडेंट करा दिया। ऑब्लिकली का मतलब है जीरो की तिरछा हमने यहाँ पर इसको फॉल कराया। यहाँ पर फिर आपको पता है इससे 90 डिग्री का एंगल बनते हुए ये वेव की डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी वेव की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटा जो ये ए बी है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट, जिसका एक एंड बी किसी समय रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर था। अब ये जो ए पॉइंट है, वेव आगे की ओर चली तो ए पॉइंट कहाँ पर पहुँच गया, ये जाकर ए डैश पर आ गया। तो मान लीजिए ये मीडियम फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आप v1 मान लीजिए और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आप v2 मान लीजिए, क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग हैं, रिफ्रैक्शन तभी होगा, अलग अलग मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक यदि उसे पहुँचने में t समय लगा, ए से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगा, तो यहां से ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, v1 इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी, इतना वक्त हमें लगा वेव के ए से ए डैश तक पहुंचने में। अब जो ये बी एंड है ये यहां पर तो बना नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये वेव रिफ्लेक्ट ना होकर नीचे की तरफ आएगी। लेकिन यहां पर टी समय में जो डिस्टेंस कवर होना है वो डिस्टेंस कितना कवर होना है, v2 इंटू टी का कवर होना है। तो यहाँ से v2 इंटू टी आपने कंपास में लेकर एक आपने यहाँ पर आर्क लगा दिया और इस आर्क से आपने एक टेंजेंट यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया b डैश और इस b को b डैश से हमने इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो a डैश, ये तो हो गई आपकी रिफ्रैक्टिव वेव, ये तो वेव हो गई रिफ्रैक्टिव, ये इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्रैक्टिव वेव हो गई। ये इस पर नॉर्मल है तो ये ए डैश बी डैश क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट कहलाएगा ये इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ से हो गया। अब हमें इसको जब एक्सप्लेन करना होता है तो अच्छा, ये जो हमारा बी से बी डैश तक का डिस्टेंस है, यही हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, v2 इंटू टी के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक हमने नॉर्मल खींचा, क्योंकि अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह देखने हैं कि कितने कितने बन रहे हैं। अगेन यहाँ पर इंसिडेंट वेव नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड वेव है, ये आपका वेव फ्रंट है, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। ये जो लाइन है नॉर्मल, ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो एंगल होगा आपका इतना, इस एंगल को कहेंगे हम लोग आई कहेंगे। अब ये वेव फ्रंट थी तो वेव तो इस तरह से चली जाएगी, यहाँ पर जो वेव जाएगी इस पर परपेंडिकुलर होती हुई वेव ये निकल गई, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये रिफ्रैक्टेड वेव है, ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिव वेव, इनके जो बीच का एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे 90 माइनस आर। फिर ये नॉर्मल इस लाइन पर नॉर्मल है जेड जेड डैश पर, इसलिए ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे आर। अब हमें जब इसको रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना होता है तो हमें एक्सप्लेन ये करना है, स्नेल्स लॉ को पहले हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब स्नेल्स लॉ कैसे करेंगे, साइन आई और साइन आर की हम वैल्यू निकालेंगे और फिर हम ये दिखाएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ले लीजिए आप ए बी ए डैश, हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, आपने ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर साइन आई देखिए, साइन आई देखिए जो एंगल होता है उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनस। तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है उसको हमने लिख लिया पहले ए डैश, और ये जो बेस है
इसको हमने नीचे लिख लिया बी ए डैश। अब हमने दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए यहाँ से ए डैश बी जिसमें हमें आर एंगल लेना है। अब हमने लिया इन ट्रायंगल ए डैश बी, यहाँ पर हमने साइन आर लिया। अब आर के सामने की साइड ये वाली है, तो ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस यही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी डैश, तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया बी डैश और जो हाइपोटेनस है वो हमारा हो जाएगा ए डैश बी। अब जब स्नेल्स लॉ हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई पहले लिख लिया हमने ए डैश अपॉन बी ए डैश, ये साइन आई की वैल्यू हो गई। साइन आर जब लिखोगे बेटा नीचे या मल्टीप्लाई करके लिखें तो पलट देंगे संख्या, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो आप देख रहे हो ये और ये संख्या हमारी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब ए डैश देखिए कितना बचा था हमारा V1t, तो ये यहाँ पर रख दिया हमने V1 इंटू टी रख दिया। बी डैश कितना था V2 इंटू टी, वो नीचे रख दिया हमने। फिर t से t काट दिया तो V1 अपॉन V2 आ गया। अब V1 जो वेलोसिटी है वो इस मीडियम में कांस्टेंट है, V2 जो वेलोसिटी है वो इस मीडियम में कांस्टेंट है, इसलिए इनका जो रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं ये भी कैसा हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड, स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड हो गया यहाँ पर कि स्नेल्स लॉ यही कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो V1 और V2 अपनी अपनी जगह कांस्टेंट हैं अपने अपने मीडियम में, इसलिए इनका रेशियो भी क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा लॉ इंसिडेंट वेव, रिफ्रैक्टेड वेव, नॉर्मल, ये सब कहाँ होने चाहिए एक ही प्लेन के ऊपर होने चाहिए। तो आप देख रहे हो सेम प्लेन है जेड डैश, उसी पर हमारा क्या है इंसिडेंट वेव है, उसी पे ही हमारी रिफ्रैक्टेड वेव्स हैं और उसी पे ही हमारा नॉर्मल है। इस तरह से ये सेकंड लॉ भी हमारा वेरीफाइड हो गया। और जब ये दोनों लॉ हमारे यहाँ पर वेरीफाइड हो गए तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि हेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी।